ओके स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है और इसमें एक्चुअली दो कैपेसिटर्स लगे थे और ये दो रेजिस्टेंस एंड देन वी हैव ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। ओके, और बीच में यहाँ पे की लगा था। तो क्वेश्चन ये था कि जब आप इस की को यहाँ पे डालेंगे, ओके, की इज लाइक ए स्विच ऑनली, तो जब आप यहाँ पे की इंसर्ट करेंगे तो इस वायर में से कितना चार्ज फ्लो करेगा। मतलब शुरू में यहाँ पे कोई की नहीं है। जब यहाँ पे कोई की नहीं है तो इस वायर का कोई रोल नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, नो करंट विल पास थ्रू दिस। ओके, तो उस केस में आप ये तो हो गया शुरू का केस। ओके, जब यहाँ पे कोई की नहीं है, फिर वो कहते हैं कि जब यहाँ पे की डाला जाएगा तो हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू दिस इस इन दिस ब्रांच। ओके, थ्रू दी की कितना चार्ज पास करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हो गए। तो पहला पार्ट तो ये विदाउट की। तो पहले तो विदाउट की देख लेते हैं। जब विदाउट की है तो ये एक ओपन सर्किट है, वी कैन रिमूव इट। तो बेसिकली ये सर्किट हमारा इतना है, ठीक है ना, विदाउट इंसर्टिंग की, है ना, या विदाउट की कह सकते हैं। तो ये हमारा सर्किट है। अब इस सर्किट में देखें तो ये जो रेजिस्टेंस हैं और ये जो कैपेसिटर हैं, दे आर इन एक्चुअली पैरेलल। ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है। तो पैरेलल में इस पूरे के क्रॉस में भी 9 वोल्ट होगा, इसमें भी 9 वोल्ट होगा, राइट। तो हम ये कर सकते हैं कि पहले इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ओके, या चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो अगर यहाँ से मान लेते हैं कोई चार्ज जाता है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू, फिर यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये प्लेट्स का चार्ज होगा, ये शुरू का चार्ज है, ठीक। अच्छा, ये विदाउट की वाला केस है और ये चार्ज कितना होगा ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जबकि हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली कैलकुलेशन की, बट वी कैन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको बताया था कि पहले इन दोनों का नेट निकाल लेते हैं। देखो पैरेलल में ये और ये सेपरेटली बिहेव करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट इनके ऊपर नहीं आएगा। अगर ये नहीं भी होता तो भी इसमें 9 वोल्ट ही रहता, और अगर ये है तो भी इसमें 9 वोल्ट ही है। तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर ये रेजिस्टेंस लगे हों या ना लगे हों। तो शुरू में देयर इज नो रोल ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू होगा, ये कंफर्म है, ठीक। अच्छा, अब होगा क्या कि जब आप इसमें की इंसर्ट करेंगे तो विदाउट की अगर मैं इनकी नेमिंग कर रहा हूँ जरा, ए बी सी डी, और जरा इन प्लेट्स पे ध्यान देना, बी और सी पे। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन बी एंड सी प्लेट। तो इट विल बी जीरो बिकॉज इसमें माइनस क्यू है, इस पे प्लस क्यू है ना। सो बिफोर इंसर्टिंग की द चार्ज ऑन दिस प्लेट्स इज जीरो। अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा से बनाते हैं और यहाँ पे की डाल देते हैं। तो जब आप यहाँ पे की डालेंगे तो आप देखो कि थोड़ा सर्किट चेंज होगा। ओके, इस टाइप से आ जाएगा ये। और अब अगर आप देखोगे लाइक दिस, ये 9 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ओके, 3 फैरड, 3 माइक्रोफैरड, और वहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 माइक्रोफैरड। अब आप देखो कि अब ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आ गया। क्या यहाँ पे कोई करंट पास करेगा? तो नहीं, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कोई करंट पास नहीं करता, ठीक है। अगर ये प्लेट ए है, ये बी, ये सी, ये डी। तो अब आप देखो कि क्यों मैंने बोला था कि बी और सी प्लेट पे कॉन्सेंट्रेट करो। वो इसलिए बोला था क्योंकि आप देखो कि इस वायर से जो भी चार्ज जाएगा वो बी और सी प्लेट पे ही जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि बी और सी प्लेट पे विदाउट की डालने से पहले कितना चार्ज था वो निकाल लिया हमने, वो जीरो था। अब की डालने के बाद जब ये सर्किट ऐसा बन गया है, अब इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। पहले चार्ज कितना था दोनों पे मिला के? जीरो। अब कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो चार्ज होगा जो इस वायर से फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ से जाने वाला चार्ज या तो बी पे जाएगा या सी पे जाएगा। तो बी और सी का टोटल इनिशियल चार्ज निकाल लो और फाइनल चार्ज निकाल लो, और दोनों का जो डिफरेंस होगा ये वो चार्ज होगा जो इस वायर में से फ्लो करेगा, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि भाई इसमें कितना चार्ज होगा। तो क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल में है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल जाएगी और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसे मिलेगी। क्या यहाँ से करंट जाएगा? नहीं। इस वाला करंट कैसे चलेगा सर्किट में? तो बस यहाँ से आई करंट आएगा, तो ये इधर तो जा नहीं सकता, तो ये इधर ही जाएगा आई। फिर यहाँ से
इधर नहीं जा सकता क्योंकि कैपेसिटेंस है स्टेडी स्टेट में, कैपेसिटर का करंट 0 होता है, तो यहाँ से फिर इधर जाएगा I और फिर ये I यहाँ से वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्किट होगा शुरू में, ठीक है, फाइनली बेसिकली स्टेडी स्टेट में। तो अब ये अगर सर्किट है तो अब इसमें और इसमें अगर करंट सेम है तो हम इन दोनों को सीरीज में ले सकते हैं, ओके। तो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, मान लेते हैं जैसे एक रेजिस्टेंस ये है और एक ये है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, ये R1 है ये R2, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, तो V1 इट इज VR1 अपॉन R1 प्लस R2, और इसका निकालना है तो V2 इट इज VR2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि दोनों सीरीज में है, इस वाले सर्किट का कोई रोल नहीं है, तो इसको तो इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, सो इट विल बी V, यही R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और ये हमारा V है, तो इट इज VR1 अपॉन R1 प्लस R2, ओके। नाउ व्हाट इज V, V इज 9 and what is R1, R1 is 3 divided by R1 plus R2, 3 plus 6 9, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 वोल्ट, तो इस पे आ रहा है 3 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम इस पे भी निकाल सकते हैं, सो इट इज VR2 अपॉन R1 प्लस R2, तो दिस इज V इज 9, R2 इज 6 अपॉन 3 प्लस 9 है ना, 3 प्लस 6 9, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। तो हमने दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब ये जो 3 वोल्ट इस पे आया था पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसे मिलेगा, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता चल गया 3 वोल्ट, तो क्या मैं इस पे चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो यस, Q इज इक्वल टू CB, ठीक है। नाउ व्हाट इज C, C इज 3, व्हाट इज V, V इज 3, तो 9 माइक्रोफैरड, सो 9 माइक्रोफैरड ये इस पे आ रहा है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो अगेन Q इज इक्वल टू CV, तो व्हाट इज C, 6 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज इज 6, तो ये आ जाएगा 36 माइक्रो कूलम, हाँ 36 माइक्रो कूलम, यहाँ पे भी कूलम डाल दो, ठीक है ना। सो 9 माइक्रो कूलम एंड 36 माइक्रो कूलम, ठीक। अब आप इनकी पोलैरिटी को चेक करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस, तो इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होगा वो +9 माइक्रोकूलम होगा, और यहाँ पे होगा -9 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ -9 माइक्रोकूलम, बी प्लेट पे चाहिए ना, क्योंकि अच्छा जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस कितना 36 माइक्रोकूलम, सो प्लस 36 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये सी प्लेट का चार्ज है, 36 माइक्रोकूलम इज द चार्ज ऑन दिस सी प्लेट, ठीक। अब आप देखो कि बी और सी का मिला के टोटल चार्ज कितना हो गया, तो 36 माइक्रोकूलम प्लस -9 माइक्रोकूलम, तो आ जाएगा 27 माइक्रोकूलम। सो इफ यू सी दैट विद की टोटल चार्ज ऑन बी एंड सी, है ना, विद की the total charge on B and C is 27 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पे था +36 माइक्रोकूलम, इसमें -9 माइक्रोकूलम, दोनों को ऐड करोगे आएगा 27 माइक्रोकूलम। पहले कितना था 0, अब कितना है 27 माइक्रोकूलम, तो ये कहाँ से आया होगा, तो यहीं से आया होगा इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ से 27 माइक्रोकूलम चार्ज आया होगा, जिसमें से -9 इधर आ गया और +36 माइक्रोकूलम इधर आ गया। तो व्हाट इज द चार्ज पासिंग थ्रू दिस वायर या थ्रू द की, सो इट मस्ट बी 27 माइक्रोकूलम। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस केस में, ओके ना। तो इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जो यहाँ से चार्ज आएगा वो इन दो प्लेट्स पे जा सकता है, तो इन दो प्लेट्स का इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हम लोगों ने निकाला और फिर दोनों का डिफरेंस किया, ओके। तो ये क्वेश्चन इट वाज ए सिंपल क्वेश्चन, बस ध्यान ये देना कि ना हो जिस टाइम पे कि हम नहीं लेते तो ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है। अगर ये नहीं भी होता इस टाइम पे, इसको हटा दें तो भी एक ही बात है, लेकिन जब आप यहाँ पे लगा देते हो की, तो फिर ये इसके साथ पैरेलल में आ जाता है और ये इसके साथ पैरेलल में आ जाता है, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसे मिल जाएगी, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
ओके। इसको लूप लॉ भी बोलते हैं क्योंकि ये एक क्लोज सर्किट पे बेस्ड होता है। ओके। अब इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है वो तो ये है दैट द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो। ओके, किसी भी क्लोज सर्किट में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स आते हैं और प्लस जितने भी ईएमएफ होते हैं, इन सब का जो सम होता है वो जीरो होता है, राइट। अब पोटेंशियल ड्रॉप का मीनिंग क्या है? तो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ए रेजिस्टेंस। ओके ना, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दोनों पॉइंट्स के बीच में या दोनों एंड्स के बीच में किसी भी रेजिस्टेंस में, उसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप वर्ड से भी यूज करते हैं। क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप करंट के साथ साथ चलते हो तो एक्चुअली उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल कम होता है, तो इसलिए उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। जो V इक्वल टू आई आर है, ओके, उसको हम ओम्स लॉ में V को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो डिफरेंस बताता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम करंट के साथ साथ चलते हैं तो बेसिकली उतना जो डिफरेंस है क्या वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो बेसिकली वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसलिए उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप वर्ड भी यूज करते हैं वहां पे, कि जब हम रेजिस्टेंस के साथ साथ चलेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस के थ्रू चलेंगे और करंट के साथ साथ चलेंगे तो उसमें एक पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। कितना ड्रॉप आएगा? I इंटू आर। ये हम लोग पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं इस बारे में, है ना। तो अब यही कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कि किसी भी सर्किट में जितना पोटेंशियल ड्रॉप है प्लस जितना ईएमएफ है, तो इन सब का जो सम होता है वो जीरो होता है। अब पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ आता है? वो आता है किसी भी रेजिस्टेंस में। और ईएमएफ कहाँ आता है? ईएमएफ आता है सेल के अंदर। ओके, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे जरा उस चीज को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, राइट। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने की थी, दैट इट इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि एक रेजिस्टेंस है अगर हमारे पास, और किसी रेजिस्टेंस में अगर आपसे बोला जाता है कि इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो इसका मतलब है दैट दिस इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, ये कॉन्सेप्ट सेम है जो वहां पे था, ये वर्क डन ही है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और वो सारा हमने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट विदाउट एक्सेलरेशन जाते हैं, राइट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग द वर्क इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वो सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। तो ये वही पोटेंशियल डिफरेंस ही है एक्चुअली। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है 10 ओम का और यहाँ पे करंट चल रहा है 2 एम्पियर का, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? I इंटू आर। I इज 2, R इज 10, सो इट इज 20 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, देन द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 20 जूल, ओके, इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा वो 20 जूल होगा, राइट। कि जो वोल्ट है ये जूल पर कूलम होता है, तो 20 जूल पर कूलम इज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ईएमएफ क्या होता है? तो ईएमएफ वर्ड हम लोग नॉर्मली सोर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे एक सोर्स है, एक बैटरी है या एक सेल है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E है, ओके ना, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है E। तो ये जो E है इसको हम ईएमएफ बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। नाउ इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी कि ये इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। लेकिन ध्यान ये रखना कि दिस इज नॉट द फोर्स, ओके, क्योंकि इसकी यूनिट भी वोल्ट है। इट इज नॉट द फोर्स, इट इज वोल्ट। वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम, मतलब दिस इज ऑल्सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ईएमएफ भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ओके, दोनों ही वर्क डन पर यूनिट चार्ज हैं। तो इसको फोर्स नहीं बोलना, इट इज नॉट ए फोर्स, ये सिर्फ नाम है, ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। अच्छा, ईएमएफ जो होता है दिस इज आई कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सोर्स व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल का, ओके, जब उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा उस टाइम पे जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सेल का, उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। अच्छा, इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज की भी थी कि मान लो अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, ओके, और इन 3 रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2, V3 और ये ईएमएफ E है, तो हमने ऐसा किया था दैट E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3,
ठीक है। एक तो ये इक्वेशन कहाँ से आई थी, तो वो अब आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन एक्चुअली केवीएल की ही इक्वेशन है, ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ईएमएफ है दिस इज इक्वल टू टोटल, ये क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, अक्रॉस द होल सर्किट कह सकते हैं, है ना, पूरे सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। दैट व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड कब यूज करना है, ईएमएफ कब यूज करना है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करना है जब हमें सर्किट में कोई दो पॉइंट्स गिवन हो कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ कब यूज करना है? जब हमारे को वही दो पॉइंट्स सोर्स के अक्रॉस में गिवन हो, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सोर्स, ये ईएमएफ है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ई लिख सकते हैं, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सोर्स इज ईएमएफ। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट, जैसे ए और बी, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसको मैं ईएमएफ नहीं बोलूंगा, इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में होती है। और ईएमएफ, ईएमएफ या तो बोलो कि पूरे सर्किट में होती है, जैसे यहाँ पे पूरे सर्किट में, ओके, या फिर ये बोल दो कि सोर्स के अक्रॉस में जो होती है, ओके ना, सोर्स के अक्रॉस में। लेकिन सोर्स के अक्रॉस में जब लेते हैं तो ध्यान क्या रखना है, दैट इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। जब इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा तब तुम सोर्स के अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे उसको ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट तुम्हें नोट करना है वो क्या है, potential difference is the work done in carrying a unit positive charge between any two points in the circuit. EMF is the work done in carrying a unit positive charge through the entire circuit. Okay, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, पूरे सर्किट के ऊपर जो वर्क करना पड़ता है वो ईएमएफ है। और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में घुमाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों में फर्क आ गया ना। तो अच्छा, और दूसरा ईएमएफ को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, व्हाट इज ईएमएफ? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट, ओके ना, व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट, ये भी आपको नोट करना है, ओके। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, व्हाई नो करंट? तो इसका रीजन है जो कि अभी जब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कराऊंगा तब आएगा वो, ठीक है। तो फिलहाल अब ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में होता है। और इसने क्या बोला था, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट क्या है, दैट द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो, ओके। अब यहाँ पे ना हमारे को एक साइन कन्वेंशन भी यूज करनी है। वैसे साइन कन्वेंशन नहीं है लेकिन हम कह सकते हैं कि इट इज लाइक ए साइन कन्वेंशन, क्योंकि हमें इसमें प्लस माइनस साइन यूज करने पड़ते हैं। जैसे मान लो जैसे एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे चल रहा है, ओके, और ये रेजिस्टेंस है R। अभी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तो उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने पे जो IR होगा, देखो अगर यहाँ का पोटेंशियल V है और तुम यहाँ से यहाँ पहुंचो तो तुम यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखते हो, तुम लिखते हो V माइनस IR। तो तुमने एक तरीके से तुमने IR को नेगेटिव लिया है, ओके ना। तो जब तुम करंट के साथ साथ चलते हो तो IR नेगेटिव हो जाता है, क्यों? क्योंकि तुम हायर से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए IR को तुम्हें माइनस करना है। तो वो जो माइनस साइन है इसके लिए हम ये बोल देते हैं कि आगे से ध्यान रखना कि जब भी तुम किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करो करंट के साथ साथ तो तुम IR को नेगेटिव मान लो, ओके। KVL की बात कर रहा हूँ, KVL के लिए इस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए, ओके। दैट व्हेन, मान लो अब मैं इसको यहाँ पे कैसे लिखूं कि अगर हम इधर जा रहे हैं तो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो टेक IR एज नेगेटिव बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो यू आर लूजिंग पोटेंशियल, तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको IR को क्या लिख देते हैं, भैया नेगेटिव लिया था हमने, ओके। अगर मैं उल्टा चलता तो क्या होता, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर तुम लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाते, और जब तुम लोअर से हायर पे जाते तो फिर ऑब्वियसली बात है IR पॉजिटिव हो जाता। तो जब तुम करंट से उल्टा चलते हो, करंट अगर इधर जा रहा है तुम इधर जा रहे हो, तो फिर IR को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ओके ना। तो अगर मैं इधर V मान लेता तो यहाँ पे V प्लस IR लिखता मैं,
तो जब इधर की तरफ जाएंगे करंट से उल्टा, तो टेक आई आर एस पॉजिटिव। तो करंट के साथ साथ आई आर को नेगेटिव लेना है, करंट से उल्टा आई आर को पॉजिटिव लेना है, राइट। अच्छा, इसी को देखो ऐसे भी यहाँ पे भी यूज करना है ईएमएफ में। मान लो ये ईएमएफ है, ओके ई। अब तुम एक बैटरी को क्रॉस करते हो इस डायरेक्शन में, तो तुम इसको क्या लोगे, इज देयर अ गेन इन पोटेंशियल और लॉस इन पोटेंशियल। तो हम पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इज हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल, बिकॉज वी हैव टेकन द पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज द रेफरेंस। तो यूनिट पॉजिटिव के रेफरेंस में पॉजिटिव इज हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को एक रेफरेंस चार्ज लिया होता तो फिर उल्टा हो जाता, क्योंकि उसके लिए ये हायर पोटेंशियल होता है और ये लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में सब चीजें ले रहे हैं। तो यूनिट पॉजिटिव के लिए ये पॉइंट नोट करने वाला है, यूनिट पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव इज हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल, ठीक। अब जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो यू आर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो जब तुम हायर से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है, इसका मतलब तुम ईएमएफ को फिर माइनस में लोगे। तो व्हाइल गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस साइड, so I take it as negative E, and while going in the opposite direction, so going from negative to positive, so take it as plus E. ओके, इसको कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि जब आप बैटरी को क्रॉस कर रहे हो तो देखो कि तुम क्रॉस करके जिस टर्मिनल पे पहुंचते हो उसका साइन ले लो। ओके, जैसे इधर की तरफ तुमने क्रॉस किया तो तुम पॉजिटिव से कहाँ पहुंचे, नेगेटिव पे, तो यू टेक माइनस ई। और अगर इधर की तरफ जाते तो तुम क्रॉस करके कहाँ पहुंचते, पॉजिटिव पे, सो टेक प्लस ई। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप हमेशा क्रॉस करने के बाद जिस टर्मिनल पे पहुंचते हो उसका साइन लेकर चलो, ठीक है ना। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन है। अच्छा, ये चीज कैपेसिटर में भी आएगी, क्योंकि हम लोग सर्किट्स में कैपेसिटर भी यूज करेंगे। तो मान लो कि ये कैपेसिटर है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब मेरे को इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब मैं इसे पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव लूँ, तो डिपेंड करेगा। बिल्कुल वैसे ही लो जैसे हम लोग बैटरी में ले रहे हैं, क्रॉस करके जिस पे पहुंचते हो उसका साइन ले लो, ओके। या फिर लॉस और गेन याद रखो, अगर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव, गेन हो रहा है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ से यहाँ जाते हो तो यू आर लूजिंग पोटेंशियल, या क्रॉस करके नेगेटिव पे पहुंच रहे हो तो टेक इट एज माइनस इन दिस डायरेक्शन। और अगर इधर जाते हो तो यू टेक इट एज पॉजिटिव, सो प्लस क्यू बाई सी। तो ये हमारे साइन कन्वेंशंस हैं जो हमें याद रखने चाहिए, ओके। और इनको हम लोग यूज करते हैं केवीएल के अंदर। तो वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यूज करें, राइट। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इस केवीएल को इसमें लगा के देखते हैं, जिसमें कि हम लोग ये साइन कन्वेंशंस जरूर ध्यान रखेंगे इसको लगाते वक्त, ठीक है। करंट के साथ साथ बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो रेजिस्टेंस में जब आप करंट के साथ साथ चलते हैं तो आई आर नेगेटिव होता है, और करंट से उल्टा चलते हैं तो आई आर पॉजिटिव लेना है। और वोल्टेज जब हम बात करते हैं बैटरी की या सोर्स की, तो जब आप उसे क्रॉस करते हो तो क्रॉस करके आप जिस टर्मिनल पे पहुंचते हो उसका साइन लेना होगा, ठीक है। जैसे मान लो हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्रॉस आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ V1, या आई कैन राइट इट एज IR1। फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आएगा IR2, एक इसमें आएगा IR3। अब अगर हम इसमें इस सर्किट में घूमते हैं और इसमें मैं KVL लगाता हूँ, सो अकॉर्डिंग टू KVL द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एंड EMF इज 0। तो एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हैं और इसको क्रॉस करते हैं बैटरी को, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये B, ये C, ये D। तो हम A से स्टार्ट होके और वापस A पे ही पहुंचेंगे, और इस दौरान जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे, जैसे ये IR1, IR2, IR3, इन सबको काउंट करते हुए चलना है और साथ में साइन कन्वेंशन लगाना है। और फिर प्लस जब यहाँ से पास करेंगे तो ध्यान से E को लेना है, और जब A पे वापस पहुंच जाएंगे तो इन सबका जो सम होगा उसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले मान लो यहाँ से इधर गए, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह नहीं है तो छोड़ दो इसे। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले IR1, अब पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, तो करंट के साथ साथ नेगेटिव, तो माइनस IR1, फिर प्लस अगला जो होगा ये भी करंट के साथ साथ चल रहे हैं तो ये भी नेगेटिव होगा, सो माइनस IR2 प्लस, फिर यहाँ पे भी करंट के साथ साथ चल रहे हो तो माइनस IR3। और फिर जब आप यहाँ से क्रॉस करेंगे बैटरी को तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे आएंगे, तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे आते हैं तो प्लस ई,
और फिर वापस ए पे आ गए, तो ये जो सारा सम हमने किया है दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है किसके हिसाब से, लूप लॉ के हिसाब से। ओके, अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मान लो मैं ऐसे जाने की बजाय इधर से चाहता तो क्या इक्वेशन चेंज हो जाती, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लो मैं इधर से चलता, ठीक है, ये मैंने कैसे लिखी है, जब मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, दैट मीन्स आई हैव मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। ये इस लूप के लिए लिखा गया है, इस डायरेक्शन में ए बी सी डी ए। अगर मैं उल्टा चलता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ ए डी सी बी ए, मतलब ए से मैं डी जा रहा हूँ, फिर सी, फिर बी, फिर ए, मतलब उल्टा चल रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस ई, प्लस जब आप इधर से इधर जाएंगे तो अब आप करंट से उल्टा चल रहे हो तो आई आर पॉजिटिव हो जाएगा, सो प्लस आई आर 3, प्लस इसमें लेंगे तो फिर आप करंट से उल्टा ही चल रहे हो तो प्लस आई आर 2, एंड देन प्लस इसमें भी पॉजिटिव लेंगे, सो प्लस आई आर 1, एंड द सम इज 0। आप देखो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। ओके, इसी को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसमें ये मैटर नहीं करता कि तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, तुम जैसे मर्जी घूम सकते हो, राइट। तुम्हारी इक्वेशन एक ही निकल के आएगी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई जो कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये मैटर नहीं करता कि हम कैसे चल रहे हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और जो तुम्हें ध्यान रखना है वो अब मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ओके, सो लेट अस सी दैट पॉइंट। देखो, जैसे एक ये सर्किट है, इस सर्किट में यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस और 3 बैटरीज दी गई हैं, ठीक है। अब इस सर्किट में हमारे को लूप लॉ लगाना है, ठीक। अब इसमें ना जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि देखो इसमें कितने लूप्स बन रहे हैं। लूप्स का मतलब है क्लोज सर्किट, ठीक है ना, क्लोज सर्किट। तो अब इसमें कितने क्लोज सर्किट्स हैं, तो आप देख सकते हो कि एक तो ये क्लोज सर्किट है इसका ऊपर वाला, ठीक है ना, एक लूप ये कह सकते हैं इस सर्किट के अंदर, एक लूप ये भी कह सकते हैं इस सर्किट के अंदर, और एक ये पूरा भी है, ये फुल लूप, ठीक है ना, ये भी है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस सर्किट में 3 लूप बन रहे हैं। अब मान लो मेरे को 2 इक्वेशंस चाहिए और मेरे पास लूप है 3, तो आपको पता है जैसे अभी यहाँ पे किया था कि एक लूप से एक इक्वेशन बनती है, बेशक आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, इक्वेशन एक ही रहेगी। तो एक लूप का मतलब एक इक्वेशन। अब यहाँ पे 3 लूप्स हैं, एक ये लूप, एक ये लूप और एक ये पूरा लूप, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 3 इक्वेशंस बना सकता हूँ, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि मान लो मुझे तो चाहिए सिर्फ 2 इक्वेशन और यहाँ पे मेरे पास आ सकती है 3 इक्वेशन, तो फिर मैं कौन सी उन 3 में से 2 इक्वेशन चूज करूं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके ना, हमारे को चाहिए मान लो 2 इक्वेशन, और 2 इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास है 3 इक्वेशन। अब अगर 3 इक्वेशन है और 2 अननोन है तो फिर तो तुम्हारे आंसर 1 से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर हम कौन से लूप्स चूज करें। तो इसमें ना ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम हमेशा वो लूप्स चूज करते हैं जिसके अंदर सब लूप्स ना हो। पहला पॉइंट तो ये रीजन ये है कि हमें कभी भी जो इक्वेशंस लेनी है वो हमेशा इंडिपेंडेंट इक्वेशंस लेनी है। वी नीड इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ओके ना, हमें इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए, हमें डिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं चाहिए। मतलब ऐसी इक्वेशंस नहीं चाहिए जो किन्हीं और 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन से मिलकर बनी हो। फॉर एग्जांपल जैसे, अच्छा इसी को मैंने आसान लैंग्वेज में बोल दिया था कि ऐसा लूप लेने जिसमें के अंदर कोई लूप ना हो। जैसे इस लूप के अंदर कोई और लूप नहीं है, आई कैन टेक दिस लूप। इस लूप के अंदर कोई लूप नहीं है, आई कैन टेक दिस लूप। लेकिन अगर तुम ये लूप लेते हो तो क्या इसके अंदर ये दोनों नहीं आ रहे, तो यस आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका और इसका इक्वेशन निकालूं तो उन दोनों को ऐड करके तो इसकी इक्वेशन आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो इक्वेशन है ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं होगी। ओके, हमेशा इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हमें चाहिए जिससे कि हम वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकें। और वो कहाँ से मिलेंगी, तो वो उन लूप से मिलेंगी जिनके अंदर सब लूप्स नहीं है। ओके, जैसे मान लो कि कोई एक, जैसे हम लोग लेते हैं ना व्हीट स्टोन ब्रिज, तो एक मान लो व्हीट स्टोन ब्रिज है जो कि इस टाइप से होता है ना, PQRS, जो आप लोगों ने पढ़ा भी है। अब यहाँ पे हम इसकी कंडीशन को भी प्रूव करेंगे जो हमने अभी तक नहीं करी है। मान लो PQRS है। अब इस सर्किट में कितने लूप्स बन रहे हैं, ओके। तो आप अगर देखें ध्यान से तो इसमें एक लूप तो ये बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज वन लूप,
ठीक है ना, इसको ऐसे दिखा देते हैं कि भी एक लूप है, ऐसी एक लूप यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा, एक लूप ये पूरा भी है, राइट। अब अगर मेरे को लेने हो, ओके, मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी भी है, और तो देखो अब इसमें एक लूप ये वाला भी है, ये वाला नीचे वाला भी एक लूप है, तो ये भी एक लूप हो गया, ठीक है ना। अब 3 लूप्स हो गए मेरे पास, एक ये और एक ये नीचे वाला। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लूप हैं, जैसे कि ये बाहर वाला भी एक लूप है, लेकिन इस बाहर वाले के अंदर बाकी के सब लूप्स आ जाएंगे, तो वो नहीं लेना, इस पूरे को ना लो, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों लूप्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे को कौन से लूप्स लेने चाहिए, एक ये ले लो, एक ये ले लो और एक ये ले लो, क्योंकि इसके अंदर भी कोई नहीं है, इसके अंदर भी कोई नहीं है और इसके अंदर भी कोई नहीं है, राइट ना। तो हमारे को हमेशा लूप्स ऐसे लेने चाहिए जिसके अंदर सब लूप्स ना हो, तो तुम्हारे आंसर्स जो होंगे वो ठीक ठाक आते रहेंगे, राइट। तो अब इनको हम अप्लाई करके देखते हैं। ओके, हाँ, ये जो लूप वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, राइट। तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इससे नहीं सॉल्व करने चाहिए। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो फिर ध्यान ये रखना कि ये जो बना है, ये बना है नॉर्मली बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओके ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके लिए। इसको हम अगर उसमें लगाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो फिर बहुत इसकी लिमिटेड वो होंगी, एप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि इससे सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ओके, तो जो क्वेश्चंस हमने वहां से किए थे केसीएल से, वो क्वेश्चंस हम यहाँ से भी कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा मिलेगा तुम्हारे को कि तुम्हें ये लगाना ही पड़ेगा। ओके, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ से अर्थिंग कर दो और अर्थिंग करते मेरा आंसर भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ये भी हम कर चुके हैं पहले। लेकिन कई क्वेश्चन तुम्हारे को ऐसे मिलेंगे जिसमें कि तुम अर्थिंग करोगे तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, तो फिर वहां पे तुम लूपला लगा के जल्दी से इक्वेशंस बनाओ और सॉल्व कर दो, ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही सर्किट्स होंगे जिसमें कि तुम 2 इक्वेशंस तक तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली 2 वेरिएबल होंगे, 2 इक्वेशंस बना लेना 2 लूप लेके, और 2 इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें कि 3 वेरिएबल्स हों, तो फिर तुम्हें 3 लूप्स चाहिए, फिर तुम 3 इक्वेशंस बनाओगे, फिर तुम 3 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, तो फिर वो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अभी हमने पहले केसीएल से सॉल्व किया था, ओके। अब इसको हम केवीएल से सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखो, इसको किसी भी क्वेश्चन को जब भी तुम्हें केवीएल से सॉल्व करना हो तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहला स्टेप होता है कि तुम बैटरी से, हो सकता है एक से ज़्यादा बैटरीज हो, तो फिर किसी भी एक बैटरी से आप करंट स्टार्ट करो। अब इसमें तो क्योंकि एक ही बैटरी है तो वहीं से हम लोग करंट स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट अस से मैंने एक करंट यहाँ से स्टार्ट किया एंड दिस करंट इज आई। अब ये जो करंट है ये यहाँ जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि इसके पास में 2 रास्ते आ रहे हैं, एक इधर एक इधर। तो कहीं पे भी एक I1 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं I माइनस I1, ठीक है। अब ये मैंने करंट ले लिया। अब देखो, ये I माइनस I1 यहाँ जाएगा, है ना, I में से I1 इधर गया। यहाँ पे I2 मत लेना, उससे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सही तरीका ये होता है कि तुमने इसमें से I1 यहाँ भेजा है, तो बाकी का जो है I माइनस I1 वो इसमें भेज दो, ठीक है। इससे तुम्हारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम रहेंगे, तो कम इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो I माइनस I1 है ये यहाँ से चलेगा, I माइनस I1। अब ये यहाँ आके डिवाइड होगा, या फिर ये जो I1 है जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ये डिवाइड होगा। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, ओके। या तो इस I1 को यहाँ ले जाके डिवाइड कर दो, या फिर इस I माइनस I1 को यहाँ ले जाके डिवाइड कर दो। अभी तुम्हारे ऊपर है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो चलो I1 को डिवाइड करते हैं, ओके। अब मान लेते हैं कि यहाँ से इधर I2 चला गया और बाकी का कितना बचेगा, I1 में से I2 यहाँ चला गया, तो इट इज I1 माइनस I2, वो यहाँ चला जाएगा, ठीक। अब ये जो I2 है वो यहाँ से आएगा और यहाँ आके दोनों मिल जाएंगे, I माइनस I1 आ रहा है और ये I2 आ रहा है, दोनों ऐड होके कहाँ जाएगा, इसमें। तो ये चला जाएगा I माइनस I1 प्लस I2, ठीक, दिस प्लस दिस, और ये कहाँ चला गया, इधर। अच्छा, अब ये यहाँ से आ रहा है I माइनस I1 प्लस I2, और एक करंट यहाँ से आ रहा है I1 माइनस I2। अब ये दोनों यहाँ पे फिर ऐड हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, और जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से पास होगा। अब आप इसको और इसको ऐड करो तो I आ जाएगा, और ये I यहाँ से वापस बैटरी में चला जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो कि ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। जब भी आपको केवीएल लगाना है तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें किसी भी एक बैटरी से करंट शुरू करना चाहिए, फिर करंट को हर जंक्शन पे डिवाइड करो,
ठीक है। और ध्यान ये रखना कि जब तुम लास्ट में पहुंचोगे तो जितना करंट तुमने जिस बैटरी से निकाला था उतना ही करंट वापस आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा, इसका मतलब कि बीच में कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो रीचेक दैट, ओके ना, उसको रीचेक कर लेना। ठीक, अभी मैंने ना करंट को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ये। अच्छा, अब इसमें कोई ऐसा नहीं है यहाँ से आई गया, अब मैंने I1 इधर लिया है, तुम I1 इधर ले सकते हो, I माइनस I1 यहाँ ले सकते हो, वो सब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना, जैसे मर्जी करते चले जाओ बस। हाँ, कोशिश यही करना कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिनिमम रहे। जैसे कि इस केस में जो अननोन करंट है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो I हमें नहीं पता, एक I1 नहीं पता, एक I2 नहीं पता, तो यहाँ पे 3 अननोन है। तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 3 इक्वेशंस चाहिए होती हैं, राइट। अब वो जो 3 इक्वेशंस हैं वो कहाँ से बनेंगी, तो 3 लूप्स चाहिए। अब 3 लूप्स कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर तो बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं, तो वो लेना जिसके अंदर सब लूप्स ना हो, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इनकी ना, जब बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को नेमिंग कर देनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जब नेमिंग करोगे तो बता पाओगे कि तुम किस लूप से कौन सी इक्वेशन बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से लूप हमें लेने चाहिए जिसके अंदर कोई और लूप नहीं है, तो तुम्हारे को सामने दिख रहा होगा, एक ये लूप ले लेते हैं, ठीक, इसके अंदर कोई लूप नहीं है, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, तो 3 लूप्स हो गए, तो 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, ओके, हमारा आंसर आ रहेगा। तो लेट अस सॉल्व दिस, ओके। तो अब आपको ना ये लिखना चाहिए, जब भी आप लूप्स बनाओगे तो लिखो दैट इन लूप, कौन सा लूप, A B E F A, A B E F A, लास्ट में ए लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी क्लोज लूप बनेगा, है ना, तो इसलिए ABEFA पूरा लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम इस लूप में चलते हैं, राइट, और KVL लगाते हैं। तो जब आप A से B जाओगे तो अब आपको याद करो KVL था क्या, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एंड EMF इन ए क्लोज लूप इज 0। अब जब आप A से B जाओगे तो पहले इसका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जब करंट के साथ साथ चल रहे हो तो तुम्हारे को नेगेटिव लेना है, तो माइनस I इंटू आर, आई ये है I माइनस I1 और R ये है 10, तो ये आ जाएगा माइनस I माइनस I1 इंटू 10, ये आ गया इसका माइनस IR, ठीक है। अब B से E जाओगे तो अब तुम देखो करंट से उल्टा जा रहे हो, तो जब करंट से उल्टा जाते हैं तो हम IR को कैसा लेते हैं, हम IR को तब पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे I क्या है I2, R क्या है 10, तो I2 इंटू R और कैसा लेंगे 10, सो प्लस I2 इंटू 10, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से ही आ जाएंगे, अब भी तुम करंट से उल्टा ही जा रहे हो, तो जब करंट से उल्टा जाते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए, प्लस, तो प्लस I1 इंटू 5, तो प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस I1 इंटू 5, अभी वापस आ गए ए पे, सो दिस होल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, दिस होल इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बनी। अभी ए से मैं चला था, पहले यहाँ गया तो करंट के साथ साथ जा रहा था, इसलिए मैंने माइनस लिया, माइनस आई ये पूरा है I माइनस I1 इंटू आर, तो माइनस I माइनस I1 इंटू 10, ठीक है। फिर अब मैं करंट से उल्टा जा रहा हूँ क्योंकि करंट तो मैंने नीचे से ऊपर लिया और मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो यह आ जाएगा प्लस 10I2, सो दिस इज प्लस 10I2, ओके। इसके बाद में फिर से तुम उल्टा चल रहे हो, सो इट इज प्लस 5I1 और फिर वापस ए पे आ गए, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कि पहली इक्वेशन बन गई तुम्हारी जिसमें कि I1 और I2 इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो अब आप देखो क्या बनी, सो दिस इज माइनस 10I, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 10I1 और ये प्लस 5I1 मिलकर हो जाएगा प्लस 15I1 और फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, माइनस I इंटू 10, तो ये आ गया माइनस 10I, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 10I1 और यहाँ पे प्लस 5I1, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 15I1, फिर ये आ जाएगा प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो रही है तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 2I प्लस 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। देखो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई है, कौन से लूप से, ABEFA से, ओके। अब ऐसी मैं दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ यहाँ पे BCDE से,
ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके और अपने आप इक्वेशन बनाओ, ठीक है, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है और इसमें से बोर्ड में तो जरूरी क्वेश्चंस आने हैं, ओके, लेकिन इसमें ना गलतियां बहुत हो जाती हैं माइनस प्लस वगैरह में। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अब एक इक्वेशन बनाओ इस लूप से और इस लूप से, मतलब दो इक्वेशन बनानी है, एक यहाँ से एक यहाँ से। पहले आप इसको करो फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग लेते हैं सेकंड इक्वेशन और वो हम ले रहे हैं इस लूप से बी सी डी ई बी। ओके, आप उल्टा भी चल सकते हो, अभी बताया था कि ये मैटर नहीं करता कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इक्वेशन एक ही आएगी। तो हम इसमें भी चलते हैं इन लूप, कौन सा लूप, बी सी डी ई बी। अब ये हमारा लूप है। अब इसमें इक्वेशन बनाते हैं। जब आप बी से सी जाएंगे तो आप करंट के साथ साथ चल रहे हैं, तो माइनस आई इंटू आर, ये पूरा आई है, इंटू आर कर देना, आर 5 है, तो माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू 5। फिर यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दो। अब यहां से इधर जा रहे हैं तो हम करंट से उल्टा जा रहे हैं, तो प्लस ले लेना, तो प्लस 10 आई वन माइनस आई टू। उसके बाद में आप करंट के साथ साथ चल रहे हो, तो माइनस 10 आई टू, और फिर वापस बी पे पहुंच गए, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब आप फिर से इसको सॉल्व कर लो, तो आप जब सॉल्व करोगे तो माइनस आई इंटू 5, तो ये आ जाएगा माइनस 5i, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस i1 इंटू 5, ठीक, तो ये आ गया 5i1 प्लस ये 10i1 आएगा, तो 15i1, तो प्लस 15i1, राइट। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के थोड़े से चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से, राइट। तो मैंने क्या किया है, इसको ओपन किया, माइनस आई इंटू 5, तो माइनस 5i, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा i1 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10i1, तो ये आ गया i1 5 और ये आ गया 10i1, 15i1 हो गया, ठीक है, ये 15i1। अच्छा, ये आ गया माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5i2 माइनस 10i2 माइनस 15i2 and minus 10i2, so minus 25i2, so minus 25i2 is equal to 0, ठीक है ना। i2 को एक बार चेक कर लो, माइनस i2 इंटू 5, then minus 10i2, then minus 10i2, तो minus 20i2 and minus 5i2 minus 25, ओके। इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, सो ये आ जाएगा माइनस i प्लस 3i1 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, जो आई है कहाँ से, इस लूप से, ठीक है। अब एक इक्वेशन और होगी, और वो कहाँ से आएगी, तो वो नीचे वाले लूप से आएगी, और ये लूप कौन सा है, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ई डी एच जी एफ, ये वाला जो लूप है, ओके। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं, सो इन लूप एफ ई डी एच जी एफ, ये जो लूप है एफ ई डी एच जी एफ, इस लूप में अब लेते हैं एक इक्वेशन। अब फिर यहां से चलते हैं, करंट के साथ साथ चल रहे हो, माइनस, तो माइनस i1 इंटू 5, माइनस i1 इंटू 5, फिर ये भी माइनस होगा करंट के साथ साथ, सो माइनस i1 माइनस i2 इंटू 10, ठीक है ना। ये वाला माइनस ir, ये वाला माइनस ir एंड प्लस 10, सो प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। वापस आ गए, तो बस ये इतनी है। अब ये क्या बना, ये बना माइनस 5i1 और ये बनेगा माइनस 10i1, तो माइनस 15i1, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 10i2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारी, फिर से इसको 5 से भी डिवाइड कर दो पहले, सो माइनस 3i1 प्लस 2i2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम्हारे को i1 और i2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि देखो, जैसे ये इक्वेशन मेरी i1 और i2 में है, तो आपको करना क्या चाहिए कि इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से i को एलिमिनेट कर देना चाहिए। जब यहाँ से i को एलिमिनेट करोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी i1 और i2 में, और एक इक्वेशन ये है i1 i2 में। इनको हम सॉल्व कर देंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व होती हैं, तो हमारे i1 i2 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे को फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से क्या करना था, i को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मेरे पास i1 i2 में एक इक्वेशन है, तो मैं चाहता हूं कि एक इक्वेशन और मुझे मिल जाए i1 i2 में। तो लेट अस सॉल्व इट। तो इसमें से अगर तुम i एलिमिनेट करना चाहते हो, तो मेरे पास एक तरीका ये है कि देखो, यहाँ पे ये 2i है, यहाँ पे i है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
राइट, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये I एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेट व्हाट, एलिमिनेट I, ठीक है ना। I को एलिमिनेट करो कैसे, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा -2I प्लस 6I1 देन -10I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये इक्वेशन जो है वो आ गई -2I प्लस 6I1 एंड -10I2। और एक इक्वेशन ये है आपके पास, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सो दिस इज -2I प्लस 3I1 एंड प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, राइट। ये कितना आ गया, ये आ गया 3I1, ये कितना आ गया -12I2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ गया I1 इज इक्वल टू 4I2, है ना। इसको इधर ले जाओ तो कैंसिल होके आ जाएगा। अब ये I1 आ गया हमारा 4I2, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई भी 4, ठीक। अब एक इक्वेशन ये है मेरे पास और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है और आई विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ से I1 की वैल्यू 4I2 इसमें डाल देता हूं तो अब ये बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 ये आ जाएगा -3 व्हाट इज I1 इज 4I2 सो इट इज 4I2 एंड प्लस 2I2 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये I1 की वैल्यू 4I2 यहाँ डाल दिया, ठीक। तो अब इसको जब हम डालते हैं तो ये बन जाएगा एंड दिस विल बिकम -12I2 प्लस 2I2 प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये आ गया हमारा 10 -10I2 इज इक्वल टू -2 तो ये कैंसिल हो गया एंड सो I2 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ठीक है ना। ये I2 की वैल्यू आ रही है 0.2 एम्पियर, राइट। इस वाली ब्रांच में था हमारा I2 एंड दिस इज कमिंग एज 0.2 एम्पियर। अच्छा, अब ये I2 की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ तो 4I2 आ जाएगा। सो I1 इज इक्वल टू 4I2 एंड दैट इज 4 इंटू 0.2 तो ये कितना आ गया 0.8 एम्पियर। तो फिर I1 भी आ गया हमारा 0.8 एम्पियर, ठीक है। तो ये I2 है और ये मेरा I1 है, राइट। और अब फाइनली हम ये I1 I2 जो पहले हमारे पास जो इक्वेशंस थी, कौन कौन सी इक्वेशंस थी, जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थी, उनमें से किसी एक में डाल के आप I भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो अब वो काम आप करो और देखो कि आंसर क्या आता है, फिर मैं बताता हूँ। तो ये वाली हमारी इक्वेशन थी जो हमने पहले निकाली थी। अब इस इक्वेशन में आप I1 और I2 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो I आ जाएगा। सो इट इज -2I प्लस I1 इज 0.8 तो 3 इंटू 0.8 करेंगे तो ये 2.4 आ जाएगा और I2 इज 0.2 सो 2 इंटू 0.2 इज 0.4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2I इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2.8 ओके एंड सो I इज इक्वल टू 1.4 एम्पियर। तो आप देखो कि मेरे पास सारे के सारे करंट्स आ गए हैं, ओके। और अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये वही वैल्यूज आ रही होंगी जो हमने पहले भी निकाली थी, ओके। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि भी यहाँ से कितना करंट आ रहा है तो ये 1.4 एम्पियर आ रहा है। सो दिस इज 1.4 एम्पियर, ठीक। अच्छा, I1 कितना है जो 5 ओम में से जा रहा है तो I1 इज 0.8 एम्पियर तो दिस इज 0.8 तो यहाँ पे जो I1 है वो 0.8 एम्पियर है, ये वही था जो पहले आया था, ओके। अच्छा, यहाँ से कितना जा रहा है, सो इट इज I माइनस I1, ओके। I कितना आया हमारा, ये 1.4
और I1 कितना आया 0.8, तो 1.4 माइनस 0.8 ये आ जाएगा, 1.4 माइनस 0.8 तो ये आ जाएगा 0.6 एम्पियर। आप देखो पहले भी ये आया था हमारा। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी निकालेंगे तो वही सेम आंसर्स आएंगे जो पहले आए थे। ये जो I2 आया था वो पहले भी 0.2 एम्पियर ही आया था हमारा जब हमने इसको KCL से सॉल्व किया था, राइट। तो I2 इज 0.2 एम्पियर। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल के आप देखो कि I माइनस I1 प्लस I2 ये कितना आ रहा है, तो ये यहाँ वाला करंट होगा, ठीक है ना। व्हाट इज I 1.4, सो दिस इज 1.4 माइनस I1 इज 0.8 एंड प्लस I2 इज 0.2। तो आप देखो कि ये 1.4 प्लस 0.2 इज 1.6 माइनस 0.8, तो ये 0.8 ही बन जाएगा। तो ये वही करंट आ रहा है, ओके ना, जो हमारा पहले भी आया था। सो दिस वैल्यू जो यहाँ से जा रही है ये 0.8 एम्पियर है, ठीक। अब ये देखो बिल्कुल वही जो मैंने बताया था रिवर्स सिमेट्री, कि यहाँ पे 0.8 एम्पियर है तो यहाँ पे भी 0.8 एम्पियर ही आ रहा है हमारा, ओके। यहाँ पे 0.6 है, आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.6 ही आएगा। सो दिस विल बी 0.6 एम्पियर, राइट। ये रिवर्स सिमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो इसलिए वैल्यूज सेम आ रही हैं। तो बेसिकली कहने का मेरा ये है कि ये देखो अब ये एक बड़ा मेथड बन गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ गए, तुम्हारी कैलकुलेशन पार्ट बढ़ गया, तो ये इसलिए सब्जेक्टिव में ज़्यादा यूज होता है, ओके। हाँ, अगर कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि बीच में कुछ करंट्स दे देते हैं, तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा उसमें इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं एक दो क्वेश्चंस लेकर आपको दिखा दूंगा जिसमें कि कुछ करंट्स तुम्हें दे दिए जाएंगे, तो जब दे दिए जाएंगे तो तुम्हें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बिना इक्वेशन के भी तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो तब तुम ऑब्जेक्टिव में इस चीज़ को लगा सकते हो, राइट। अच्छा, अब इसमें मैं एक पॉइंट और तुम्हारे को बताना चाहता हूँ, और वो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। वैसे तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वही कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से बार रिपीट ही कर रहा हूँ। जैसे अगर मान लो यहाँ पे तुमसे पूछा जाए कि भी ए और ई पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या बी और डी में, या बी और ई में क्या है, या कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एफ में और सी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो कैसे निकालेंगे, ओके। तो जरा वो निकाल कर देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट, लेट अस फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एफ एंड सी, ठीक है। अब ये तरीका वही रहेगा कि आप जहाँ से शुरू करते हैं हमेशा सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि F से शुरू करेंगे तो F का पोटेंशियल लिखो, फिर F से C तक जाना है हमें, ओके। अब आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। वैसे तो इस केस में सबसे जो आसान तरीका है वो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर वही बताता हूँ। जैसे मैं अगर F से C तक जाना है तो मैं इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से ऐसे होते हुए, ओके, ऐसे घूम के भी जा सकता हूँ, और इधर से भी जा सकता हूँ, और इधर से भी जा सकता हूँ, ओके। किसी भी पाथ से हम जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यूनिक होता है, ओके, वो फिक्स होता है। आप किसी भी तरीके से जाओ, राइट। तो अब अगर हम यहाँ से चलते हैं और सी तक जाते हैं, ओके, अगर मान लो मैं इधर से जाता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। कैसे, एफ टू ए टू बी टू सी, इस रास्ते से जा रहे हैं, एफ से ए से बी, बी से सी, ओके। तो इधर से यहाँ पे जहाँ से शुरू करते हैं वहां का पोटेंशियल मान लो वी एफ है। अब यहाँ से यहाँ तक तो कुछ है नहीं, छोड़ दो। यहाँ से जब जाएंगे तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, क्योंकि करंट के साथ साथ पोटेंशियल कम होता है तो इसको माइनस मिलेंगे, है ना। तो माइनस आई इंटू आर, आई कितना है यहाँ पे, आई माइनस आई वन, तो आई माइनस आई वन इंटू आर इज 10। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फिर से पोटेंशियल का एक और ड्रॉप आएगा, क्योंकि करंट के साथ साथ नेगेटिव होता है, तो -5 इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई टू, एंड हम सी पे पहुंच गए। सो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, ओके। अच्छा, इसमें आई माइनस आई वन ये मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, 0.6 है, और वैसे भी हमें आई वन आई टू सब पता है, तो यहाँ डाल देंगे। तो 0.6 इंटू 10 -5, और ये जो पूरी क्वांटिटी आई थी आई माइनस आई वन प्लस आई टू, ये आई थी 0.8, तो दिस इज 0.8, तो 0.8 इज इक्वल टू वी सी। तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू वी सी, एंड सो वी एफ माइनस वी सी इज इक्वल टू 10। और ये जो वी एफ माइनस वी सी है ये पोटेंशियल है एफ पे और सी का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमें कैलकुलेट करना था, और ये आ रहा है हमारा 10 वोल्ट। अच्छा, अगर मेरे को एफ से सी तक ही जाना था और मैं कम कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैं सीधा यहाँ से भी जा सकता था। देखो, अगर मैं यहाँ से चलता, ओके ना, नीचे वाले पाथ से, तो मैं सबसे पहले लिखता एफ का पोटेंशियल वी एफ, राइट, वी एफ, और फिर यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ये आ जाता
प्लस से माइनस पे जाते हैं तो -10, और फिर हम सीधा सी पे पहुंच गए, सो दिस इज इक्वल टू वी सी। तो इसका मतलब ये आ जाता है वी एफ माइनस वी सी इक्वल टू 10। ये सबसे आसान रास्ता था इसका। अच्छा, अगर आप करके देख लेना वैसे एक बार कि अगर आप ऐसे भी जाते हैं एफ से ई, ई से बी और बी से सी, और फिर आप यही तरीका लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, तो वहाँ पे भी 10 ही आएगा आपका आंसर। ओके, तो अब ये आप अपने आप करके देख लेना, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब हमें केवीएल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें और क्वेश्चंस भी लेंगे इसी के ऊपर बेस्ड, राइट। तो तब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो और कुछ क्वेश्चंस अपने आप भी ट्राई करना, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।